एपिसोड 56 जंगल का राजा जायंट गोरिल्ला। सभी लड़ने के लिए तैयार खड़े हुए थे और उस चीज को देखने के लिए बेताब थे जो उनकी तरफ तेजी से आ रही थी। क्योंकि वो चीज काफी शोर करते हुए उनकी तरफ आ रही थी, आसपास की जमीन हिल रही थी और पेड़ भी जोर से हिला रहे थे और वो चीज आगे आते हुए अपने सामने आने वाले पेड़ों को तोड़ती हुई आ रही थी। तभी एकदम से सब शांत सा हो जाता है और मिस्टर जो और सभी बच्चे सोच में पड़ जाते हैं कि सब अचानक से शांत कैसे हो गया। तभी एकदम से वो 60 फुट ऊंचा गोरिल्ला निकलकर उनके सामने आ जाता है और उसे देखकर मिस्टर जो और सभी बच्चे बुरी तरह से घबरा जाते हैं। सभी बच्चे और मिस्टर जो ऊपर को मुंह को उठाकर उस बड़े से पत्थर से बने भालू को देख रहे थे। तभी वो गोरिल्ला उनके ऊपर से कूदकर उनके भाग कर जाने वाले रास्ते की जगह खड़ा हो जाता है ताकि वहां से कोई भी भाग ना पाए। तरुण और धनुष ये देखकर एक दूसरे की तरफ इशारा करते हैं और फिर दोनों भागकर उस पर हमला करने ले लिया आगे बढ़ने लगते हैं। पर तभी मिस्टर जो एकदम से उनके आगे कूदकर उन्हें रोक लेते हैं। तभी वो गोरिल्ला उनकी तरफ मुड़ता है और जोर से अपने दोनों हाथ जमीन पर मारता है, जिससे जमीन एकदम से हिल जाती है और अब वो पत्थरों से बना गोरिल्ला आसपास के सभी पेड़ों को उखाड़कर फैल देता है और गुस्से से रोर करने लगता है। उसकी रोर इतनी ताकतवर थी कि उससे आसपास के पेड़ उखड़कर उड़ जाते हैं और बच्चे भी अपने आप को बड़ी मुश्किल से संभाल पाते हैं। तरुण और बाकी सब उसे देखकर काफी ज्यादा हैरान थे और अब तरुण अपनी पर्पल डेमन आंखों का इस्तेमाल करके उस गोरिल्ला को देखने की कोशिश करता है। क्योंकि वो गोरिल्ला काफी ऊंचा था, तरुण उसे पहचान कर कहता है, ये तो जंगल का राजा जायंट गोरिल्ला है। वो गोरिल्ला जंगल के ऊपर से काफी बड़ा नजर आ रहा था। वो सभी पेड़ों से भी बड़ा था और एक बार फिर से अपना मुंह ऊपर को करके जोर से रोर करता है। ये जायंट गोरिल्ला बीस्ट का राजा है। जैसे इंसानों का राज होता है, वैसे ही इस गोरिल्ला का राज जंगल के सभी बीस्ट के ऊपर था। इसका हमला, स्पीड, डिफेंस सब कुछ काफी खतरनाक था और ये कोई आम गोरिल्ला नहीं था। लाखों सालों पुराना गोरिल्ला था जिसकी कल्टीवेशन और शक्ति इस समय काफी ज्यादा हो चुकी थी। किसी भी ताकतवर सोल मास्टर के बस का नहीं था कि वो इस जायंट गोरिल्ला से मुकाबला कर सके और ये कई सालों से जंगल के अंदर ही छुपा हुआ था ताकि काफी ज्यादा शक्तिशाली हो सके और अब ये वहीं हो चुका था। सभी बच्चे और मिस्टर जो भी उस गोरिल्ला के सामने लाचार खड़े हुए थे क्योंकि वो चाहे कुछ भी कर ले पर उस गोरिल्ला ला कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते थे। मिस्टर जो मन ही मन खुद से कहते हैं, इसका मुकाबला करना किसी के भी बस की बात नहीं है और इतने सालों से कभी इसके बारे में किसी से नहीं सुना था, फिर ये आज हमारे ही सामने कैसे आ गया। गोरिल्ला सभी को घूरे जा रहा था और तभी अब मिस्टर जो डरते हुए उसके सामने धीरे से जाते हैं और उसको प्रणाम करते हुए कहते हैं, हे जंगल के महान राजा, हम आपको परेशान नहीं करना चाहते थे, पर अगर ये आपका इलाका है तो हम अभी यहां से तुरंत वापस चले जाएंगे। गोरिल्ला मिस्टर जो को देखे जा रहा था और अब हल्के से गुर्राते हुए मिस्टर जो के करीब आ जाता है और हल्के से ही तेजी से गुर्राता है, जिससे मिस्टर जो उसकी आवाज से ही पीछे धकेल दिए जाते हैं। ये देखकर सभी थोड़े से घबरा जाते हैं। तरुण ये देखकर कहता है, ये सच में काफी ताकतवर है, पर क्या ये इंसानों को भाषा समझता है? वो गोरिल्ला सबको ऐसे ही घुरे जा रहा था और अब उसकी नजर जिया पर पड़ती है और उसे देखकर जिया थोड़ी घबरा सी जाती है। तरुण और धनुष भी ये देख लेते हैं पर अभी कुछ समझ नहीं पाते। वो गोरिल्ला जिया को देखकर अब एक बार और गुर्राता है। धनुष अब खुद से मन ही मन कहता है, जैसा कि तरुण ने बेवजह बीस्ट को मारने के बारे में बताया था, लगता है कि उसी वजह से ये जानवर भी अब हम इंसानों से नफरत करने लगे हैं। गोरिल्ला अब सीधा ऊपर खड़ा होता है और जोर से चिल्लाता हुआ अपनी छाती को पीटने लगता है। उसके ऐसा करने से ही जमीन फिर से हिलने लग जाती है और उसकी आवाज सबके कानों में दर्द करने लग जाती है। अब वो गोरिल्ला शांत होकर एकदम से जमीन पर अपने दोनों हाथ जोर से मारता है और जोर से बच्चों की तरफ चिल्लाता है। ये देखकर मिस्टर जो धनुष से कहते हैं, धनुष सबको लेकर यहां से जल्दी से जाओ। इतना कहकर मिस्टर जो अपनी शक्ति का इस्तेमाल कर देते हैं और उस गोरिल्ला के सामने एक कवच सा बना देते हैं। धनुष अब तरुण से कहता है, तरुण तुम सबको लेकर यहां से चले जाओ। इतना कहकर धनुष भी अपनी सोल को बाहर निकाल लेता है और व्हाइट टाइगर में बदल जाता है। तभी नैना भी अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके पावर टॉवर को बाहर निकालकर धनुष और मिस्टर
जो कि पावर को बढ़ाकर कहती है, मैं यही रुककर मदद करूंगी, बाकी सब यहां से जा सकते हो। धनुष और मिस्टर जो की पावर पहले से 30% और बढ़ जाती है और मिस्टर जो तेजी से उछलकर एक मुक्का गोरिल्ला के मुंह पर जोर से मारते हैं। उनका मुक्का बहुत जोर से गोरिल्ला को लगता है, पर उसे इससे कुछ भी नहीं होता। मिस्टर जो इससे चौंक जाते हैं और मन ही मन कहते हैं, इससे तो इसे कुछ भी नहीं हुआ। तभी पीछे से धनुष ये देखकर अपनी गोल्डन लाइट से गोरिल्ला पर वार कर देता है। उसकी गोल्डन लाइट एकदम से गोल गोल बॉल में बदल जाती है और सीधा गोरिल्ला के मुंह पर जाकर लगती है, जिससे गोरिल्ला चिढ़ जाता है और जोर से चिल्लाता है। ये देखकर तरुण तुरंत अपनी आत्मा शक्ति का इस्तेमाल करके गोरिल्ला ले हाथ पांव और सिर को जड़ों से कस लेता है। अब बारी जिया के वार करने की थी, पर वो उदास खड़ी हुई थी, मानो वो उस गोरिल्ला पर वार करना चाहती ही नहीं थी। पर जिया को कुछ तो करना था ही, इसलिए वो तेजी से वार करने के लिए उसकी तरफ उछलती है। जिया के साथ साथ जोया भी तेजी से वार करने के लिए गोरिल्ला की तरफ बढ़ती है और गोरिल्ला पर तेजी से जाकर जोया कई वार भी कर देती है और इससे गोरिल्ला को कुछ भी नहीं होता। अब गोरिल्ला की नजर जिया पर पड़ती है, जो उस पर वार करने के लिए आ रही थी, और ये देखकर वो गोरिल्ला अब उसकी तरफ चिल्लाता ही है, जिससे जिया और जोया दोनों नीचे जमीन पर जाकर गिरती है। गोरिल्ला को गुस्सा आ रहा था क्योंकि तरुण ने उसे जड़ों में कस रखा था, इसलिए वो अब खड़ा होता है और एक ही बार में तरुण की उन सभी जड़ों को तोड़कर आजाद हो जाता है और फिर से बहुत जोर से चिल्लाता है। उसके चिल्लाने से चारों तरफ के पेड़ हिलने लग जाते हैं और वहां तूफान सा आने लगा जाता है, क्योंकि उसकी चीख में भी एक अलग ताकत थी। उस गोरिल्ला की चीख से ही पेड़ टूट टूट कर गिरने लग जाते हैं और बड़े बड़े पत्थर इधर से उधर उड़कर गिरने लग जाते हैं। नैना और ओस्कर एक साथ हो गए थे और धनुष और जोया एक साथ थे और तरुण और जिया एक साथ पेड़ के पास छिप रहे थे, पर मोहित जमीन पर पड़ा हुआ था और एक पत्थर उड़कर उसकी तरफ आ रहा था, जिसे तरुण देख लेता है और जिया से कहता है, जो अच्छा तो जिया तुम जाओ, मैं अभी आया। इतना कहकर तरुण तेजी से मोहित की तरफ भागता है और उस पत्थर के मोहित के ऊपर गिरने से पहले मोहित को बचा लेता है। जिया वहां से तेजी से पेड़ों का सहारा लेकर कूदकर भागने लगती है। तभी वो गोरिल्ला जिया को देख लेता है और अपना बड़ा सा हाथ जोया को पकड़ने के लिए उसकी तरफ बढ़ा देता है। जिया जैसे ही एक पेड़ से तेजी से दूसरे पेड़ की तरफ उछलती है, तभी वो गोरिल्ला अपने बड़े से हाथ में जिया को पकड़ लेता है और तरुण ये देख लेता है। तरुण ये देखकर जोर से चिल्लाता है, नहीं जिया। एपिसोड 57 सब साथ मिलकर ढूंढेंगे। गोरिल्ला जिया को पकड़ लेता है और तरुण ये देखकर गुस्से में आ जाता है। मिस्टर जो भी गुस्से में आ जाते हैं और वो अपनी 7वीं सोल रिंग का इस्तेमाल करते हैं। ऐसा करने से वो अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल कर पाते हैं और फिर सीधा गोरिल्ला पर टूट पड़ते हैं। मिस्टर जो अपनी पूरी ताकत लगाकर उस गोरिल्ला पर हमला करते हैं, पर उनके इस वार से भी उस गोरिल्ला को कुछ नहीं होता। वो गोरिल्ला फिर से जोर से चिल्लाता है और मिस्टर जो सीधा जमीन पर आकर गिरते हैं और अब वो दूसरी बार उठकर हमला करने की भी हालत में नहीं थे। गोरिल्ला अब जिया को लेकर वहां से भागने लगता है और ये देखकर तरुण सीधा उसके पीछे तेजी से भागता है। मिस्टर जो तरुण को भागता देखकर उसे रोकने के लिए आवाज लगते हैं, तरुण रुक जाओ। पर तरुण इस समय किसी की भी सुनने के मूड में नहीं था, क्योंकि जिया खतरे में थी। तरुण तेजी से गोरिल्ला के पीछे भागता है, पर गोरिल्ला क्योंकि 60 फुट का था, इसलिए वो काफी तेजी से भागकर जा रहा था। तरुण समझ जाता है कि वो इसे ऐसे भागकर नहीं पकड़ पाएगा, इसलिए वो 2 पेड़ों के बीच में अपने सोल की जड़ों को बांधकर उन्हें पीछे जोर से खींचता है और खुद उसके अंदर आकर फिर उसकी फोर्स से तेजी से गोरिल्ला की तरफ जाता है। तरुण का ये आइडिया काम कर जाता है और वो काफी तेजी से उड़कर गोरिल्ला के करीब जाता है। तरुण गोरिल्ला के इतने करीब पहुंच जाता है कि वो बस जिया को पकड़ने की वाला था कि तभी गोरिल्ला ये देखकर अपने हाथ को हटा लेता है और फिर से जोर से चिल्लाता है, जिससे उसकी आवाज से ही तरुण पीछे की तरफ उड़कर एक पेड़ से बहुत जोर से जाकर टकराता है और उसके मुंह से खून निकल जाते हैं। तरुण अब सीधा जमीन पर गिरता है और अपने सामने भागते हुए गोरिल्ला को देखता है, जो जिया को लेकर वहां से जा रहा था। तरुण को वो सब बातें याद आने लगती हैं जो उसने जिया से वादे किए थे। जिया तरुण से पूछती है, जब एक दिन मुझे मारने के लिए बहुत ताकतवर लोग आ जाएंगे और तुम उनसे लड़ने जितने ताकतवर भी नहीं होगे, तब तुम क्या करोगे? तरुण उसे वादा करते हुए कहता है,
अगर कभी ऐसा हुआ तो मैं अपने शरीर में खून की एक आखिरी बूंद तक तुम्हें बचाने के लिए लड़ता रहूंगा, और ये मेरा वादा है। तरुण को इस समय ये पुरानी बातें याद आ रही थीं और वो उठता है और अपने मुंह से निकलते हुए खून को पोंछता है और खड़ा होकर सामने देखता है। पर इस समय वो गोरिल्ला काफी दूर निकल चुका था और तरुण को अब वहां पेड़ों के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता। मोहित एक टूटे हुए पेड़ के ऊपर पड़ा हुआ था और अब वो दर्द से कराहता हुआ अपनी कमर को पकड़कर खड़ा होता है और धीरे धीरे आगे चलने लगता है। पर उसे काई दर्द हो रहा था। ओस्कर नैना के पास था और नैना बेहोश हो चुकी थी और वो नैना को सहारा देकर उठा लेता है। तभी धनुष भी वहां बेहोश जोया को अपनी गोदी में उठाकर आ जाता है और फिर तरुण भी वहां उन सब के पास आ जाता है। मिस्टर जो अपने सभी स्टूडेंट्स की इतनी बुरी हालात को देखकर खुद भी काफी ज्यादा उदास हो जाते हैं और फिर मन ही मन सोचते हुए कहते हैं, आखिर ये जायंट गोरिल्ला जंगल के बाहरी हिस्से में कैसे आया। मिस्टर जो अब सभी बच्चों से माफी मांगते हुए कहते हैं, सॉरी बच्चों, ये मेरी ही गलती है जो मैं उसे रोक नहीं पाया। इस पर तरुण जवाब देकर कहता है, नहीं, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, मैं ही जिया की अच्छे से केयर नहीं कर पाया। ये सुनकर मिस्टर जो और भी उदास से हो जाते हैं और कहते हैं, चलो अब थोड़ा आराम कर लो और बाद में डिसाइड करेंगे कि क्या करना है। तरुण एकदम से ऑस्कर से कहता है, ऑस्कर, मुझे एक मशरूम सॉसेज दो। ये सुनकर ऑस्कर चौंक जाता है और तरुण की तरफ देखने लगता है। उसे अपनी तरफ ऐसे देखता देखकर तरुण उसे कहता है, ऑस्कर, अगर तुम मुझे अपना भाई मानते हो तो मुझसे आगे कुछ मत पूछना। मैं तुमसे भीख मांगता हूं। जिया मेरी दोस्त थी और मुझे उसकी रक्षा करनी थी, पर मैं नहीं कर पाया, और अगर मैं अभी नहीं गया तो मुझे इसका जिंदगी भर पछतावा होगा। मैं जब तक जिंदा रहूंगा तुम्हारे इस उपकार को नहीं भूलूंगा। प्लीज मुझे एक उड़ने वाली सॉसेज दे दो। ये सब कहते हुए तरुण की आंखें आंसुओं से भर आती है। ऑस्कर तरुण को सॉसेज देना नहीं चाहता था क्योंकि वो नहीं चाहता था कि अब तरुण पर कोई मुसीबत आए। पर तरुण के आंसू देखकर ऑस्कर कहता है, ठीक है, मेरी ये तीसरी सोल रिंग भी तुम्हारी वजह से ही मुझे मिली है। तरुण, मैं वो जरूर करूंगा जो भी तुम मुझसे करवाना चाहते हो। इतना कहते ही ऑस्कर के सीधे हाथ में एक ऊर्जा बनती है और फिर वो ऊर्जा सॉसेज में बदल जाती है। नैना भी तभी होश में आ जाती है और कहता है, ये तुम क्या कर रहे हो। तभी तरुण ऑस्कर के हाथ में से वो सॉसेज लेकर खा जाता है और उसके पंख निकलने शुरू हो जाते हैं। तभी मिस्टर जो धनुष और मोहित की नजर तरुण पर पड़ती है और वो सभी घबरा जाते हैं क्योंकि वो सभी नहीं चाहते थे कि तरुण अकेले किसी खतरे में पड़े। तरुण ऊपर हवा में उड़ने लग जाता है और सबसे माफी मांगते हुए कहता है, आप सभी मुझे माफ करना, पर मैं जिया को ढूंढने जा रहा हूं। इससे पहले कि उसे वो गोरिल्ला कोई नुकसान पहुंचाए, मुझे उसे ढूंढना ही होगा। नैना अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके तभी तरुण की स्पीड को बढ़ा देते हैं और कहती है, जाओ तरुण, मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगी। तरुण की स्पीड पहले से ज्यादा बढ़ जाती है और वो तेजी से वहां से उड़कर चला जाता है। मिस्टर जो तरुण को वहां से जाता देखकर ऑस्कर और नैना पर चिल्लाकर कहते हैं, ये तुमने क्या किया। ऑस्कर माफी मांगते हुए कहता है, सॉरी मिस्टर जो, आप चाहे तो मुझे इसके लिए दोष दे सकते हैं, पर आपने भी तरुण को देखा होगा। अगर मैं उसकी मदद नहीं करता तो मुझे डर था कि वो अकेला यहां से चलकर ही चला जाएगा। मिस्टर जो अब ऑस्कर से कहते हैं, मैं इसके लिए तुम्हें दोषी कैसे ठहरा सकता हूं। चलो अब जल्दी से मेरे लिए भी एक सॉसेज बनाओ, सब साथ मिलकर इसे खत्म करेंगे। ये सुनकर ऑस्कर और नैना दोनों खुश हो जाते हैं और जोश में भरकर हां में गर्दन हिला देते हैं। जोया को भी होश आ जाता है और अब वो भी कहती है, एक मेरे लिए भी बनाओ। धनुष और मोहित भी कहते हैं, हमारे लिए भी। ऑस्कर ये देखकर खुश हो जाता है। तभी मिस्टर जो उसका कॉलर पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचकर चिल्लाकर कहते हैं, जल्दी करो। तरुण ऊपर उड़कर तेजी से जिया को ढूंढता हुआ आगे बढ़ रहा था, पर उस जिया और उस गोरिल्ला का कोई नामो निशान तक नहीं मिल रहा था। वो काफी गुस्से में और दुखी थी और जिया के बारे में सोचते हुए उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी उसे नीचे जमीन पर उस गोरिल्ला के पैर का बड़ा सा निशान दिखाई देता है और तरुण तुरंत उसके पास जाता है और फिर आगे की तरफ तेजी से उड़कर जाने लगता है। गोरिल्ला किसी बड़े से पहाड़ के ऊपर चढ़ रहा था और जिया बड़े आराम से उसके कंधे पर बैठी हुई थी।
वो गोरिल्ला उस पहाड़ के ऊपर चढ़कर तेजी से कूदता है और वहां ऊपर भी काफी ज्यादा बड़ा और घना जंगल था। गोरिल्ला उसे पार करते हुए आगे बढ़ रहा था। तभी जिया उससे कहती है, अरमिंग, यही रुक जाओ, ज्यादा आगे मत जाओ, मुझे वापस भी जाना है और तुम्हें मेरे लिए वहां नहीं आना चाहिए था। यह सुनकर वो गोरिल्ला एकदम से वहीं रुक जाता है। क्या ढूंढ पाएगा तरुण जिया को या नहीं? और ढूंढने के बाद लड़ भी पाएगा उस जाइंट गोरिल्ला से? आखिर क्या वजह थी जो वो गोरिल्ला जिया को ही उठाकर ले गया था? जिया का उस गोरिल्ला से क्या नाता था और वो क्यों उसे आर्मिंग के नाम से पुकार रही थी? एपिसोड 58 शैतानी मकड़ी। जिया गोरिल्ला से वहीं रुकने को कहती है और वो गोरिल्ला वहीं रुक जाता है। जिया फिर उसके कंधे से उतरकर हाथ का सहारा लेकर नीचे उतर जाती है और नीचे उतरकर गोरिल्ला के ठीक सामने खड़ी हो जाती है। गोरिल्ला जिया के सामने काफी ज्यादा शांत नजर आ रहा था। जिया गोरिल्ला पर नाराजगी जताते हुए कहती है, तुम्हारी वजह से तरुण को चोट लगी और तुम मुझे उठाकर यहां ले आए। तरुण मेरी चिंता कर रहा होगा। अरमिंग, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगर तुम मुझे अगली बार देखो तो सबसे पहले अच्छे से सब परखना। तुम ऐसे मेरे दोस्तों को चोट नहीं पहुंचा सकते। इस पर उस गोरिल्ला को अपने किए पर पछतावा सा होता है और वो जिया से डांट खाकर उदास सा हो जाता है। जिया उसे ऐसे देखकर अपनी तरफ आने का इशारा करती है और वो गोरिल्ला अपना चेहरा जिया के करीब ले आता है। जिया अपने हाथ को उसके चेहरे पर प्यार से फेरते हुए पूछती है, क्या दामिंग ठीक है? इस पर वो गोरिल्ला हां में अपनी गर्दन हिला देता है। ये देखकर जिया खुश हो जाती है और कहती है, ये तो अच्छी बात है। अब क्योंकि तुम मुझे यहां उठाकर ले ही आए हो तो मैं अब आसानी से अपनी तीसरी सोल रिंग हासिल कर सकती हूं। अब जिया आगे गोरिल्ला से कहती है, अरमिंग, तुम मुझे कवर करो। इस पर गोरिल्ला हां में अपनी गर्दन हिलाता है और जोर से चीखता है। उसके चीखने से वहां आसपास की जगह साफ हो जाती है और आसपास के जानवर भाग जाते हैं। जिया फिर नीचे जमीन पर बैठकर मेडिटेशन करने लग जाती है, जिससे जिया को बिना किसी जानवर को मारे एक नई सोल रिंग अपने आप मिलनी शुरू हो जाती है। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे जिया अपने आप ही एक नई सोल रिंग बना रही हो। तरुण पूरी स्पीड में उड़ता हुआ जिया को ढूंढते हुए आगे बढ़ रहा था। तरुण अब नीचे जंगल में उतर जाता है क्योंकि वो काफी ज्यादा थक चुका था और थोड़ा घायल भी था। तरुण मन ही मन गुस्से से कहता है, आखिर तुम कहां हो जिया? अगर तुम बिल्कुल सही सलामत हो तो मैं वादा करता हूं कि मैं तुम्हारी हिफाजत जरूर करूंगा। बस तुम जिंदा रहना। जिया। तरुण काफी थक चुका था और घायल भी था। वो जैसे ही आगे चलने की कोशिश करता है, एकदम से नीचे जमीन पर गिर जाता है। तरुण के शरीर के अंदर बहुत कम एनर्जी बची थी, इसलिए वो अब वहीं जमीन पर बैठ जाता है और अपनी बेल्ट के स्पेस में से एक पानी की बोतल निकालकर सबसे पहले पानी पीता है और फिर वही बैठकर मेडिटेशन करने लग जाता है ताकि अपनी एनर्जी वापस पा सके। तरुण बैठकर मेडिटेशन कर रहा था, तभी कोई चीज उसे देख लेती है और तेजी से उसके साइड से गुजरती है। तरुण की आंखें एकदम से खुल जाती हैं और वो अपनी साइड में देखता है, पर उसे कुछ भी नजर नहीं आता। वो चीज जो भी थी वो काफी तेज थी और तरुण के पास तेजी से चक्कर लगा रही थी। उसके ऐसा करने से तरुण के आसपास एक गुलाबी रंग का धुआं सा घुटने लग जाता है और तरुण से देखकर वहां से तेजी से उछलकर एक पेड़ पर चढ़कर बैठ जाता है ताकि वो जो भी चीज है उसे देख सके। पर उसे अभी फिलहाल कुछ भी नजर नहीं आता, इसलिए तरुण अपनी पर्पल डेमन आंखों का इस्तेमाल करके चारों तरफ देखने लगता है। तरुण को आसपास किसी मकड़ी के जाले नजर आते हैं और उसे अपने पैर के नीचे कुछ चिपका हुआ नजर आता है। तरुण तभी अपने पैर को उठाकर देखता है और पाता है कि किसी जानवर की लार उसके पैर के नीचे थी और तभी तरुण को अपने पीछे किसी चीज के होने का आभास होता है। उसके पीछे एक बहुत बड़ी और डरावनी मकड़ी थी। तरुण तभी तेजी से पीछे की तरफ अपने गुप्त हथियार फेंककर नीचे की तरफ कूद जाता है, पर वो मकड़ी काफी तेज थी और तरुण के हथियार लगने से पहले वहां से हट जाती है, जिससे तरुण भी उसे देख नहीं पाता। तरुण को पता तो चल गया था कि वहां कुछ तो है जो उसके आसपास घूम रहा है, पर उसे अभी तक कुछ भी दिखाई नहीं दिया था।
तरुण पूरी तरह से सतर्क होकर चारों तरफ देखता हुआ आगे बढ़ रहा था। तरुण के ठीक ऊपर एक पेड़ पर बड़ी डरावनी मकड़ी थी। तरुण को एकदम से उसका आभास हो जाता है और ऊपर की तरफ देखता है। उसे एक बहुत बड़ी डरावनी मकड़ी नजर आती है जो सीधा नीचे कूदकर तरुण पर हमला कर देती है। उस मकड़ी का मुंह कुछ कुछ इंसानों जैसा था और उसके दांत भी काफी नुकीले थे। वो जैसे ही तरुण पर हमला करती है, तरुण वहां से कूदकर उसके हमले से बच जाता है। तरुण और वो मकड़ी अब एक दूसरे के आमने सामने थे और तरुण उस मकड़ी को देखकर कहता है, ये तो इंसानी चेहरे वाली डेमन मकड़ी है। तभी वो मकड़ी तेजी से तरुण पर वार कर देती है। वो सीधा अपना एक टेंटिकल तरुण को मारने की कोशिश करती है, पर तरुण साइड में हट जाता है, जिससे मकड़ी का टेंटिकल एक पेड़ के अंदर घुस जाता है। तभी वो अपना दूसरा टेंटिकल तरुण को मारने की कोशिश करती है, पर तरुण नीचे की तरफ बैठ जाता है, जिससे मकड़ी का टेंटिकल पेड़ को लगता है और उस पेड़ को बीच में से काट देता है। तरुण अब तेजी से पुश लेकर उस मकड़ी के नीचे से निकल जाता है और उसके पीछे चला जाता है। तरुण मन ही मन कहता है, ये मकड़ी काफी ज्यादा ताकतवर है और इंसानों को छोड़ो, ये तो सोल बीस्ट को भी मार डालती है। इस मकड़ी को भी अभी यहां आना था। तरुण भी अब मकड़ी से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है और अपने ड्रैगन हाथों की शक्ति का इस्तेमाल करता है, जिससे उसके हाथ सफेद पड़ जाते हैं और किसी ड्रैगन की तरह कठोर हो जाते हैं। तरुण मन ही मन कहता है, मास्टर ने बताया था कि इस मकड़ी का जहर काफी ताकतवर होता है। सबसे डरावनी बात तो यह है कि जो जाल ये छोड़ती है वो काफी जहरीला होता है और बहुत से सोल बीस्ट उसकी वजह से मारे जाते हैं। ऊपर से ये मकड़ी हजारों साल पुरानी है। अब वो मकड़ी सीधा तरुण की तरफ टूट पड़ती है और तरुण भी अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके उसे अपनी जड़ों में जकड़ने की कोशिश करता है, पर वो मकड़ी तेजी से उसकी इस चाल से बच जाती है और फिर दोबारा से छुपकर वार करने के लिए इधर उधर चक्कर लगाने लगती है ताकि वो तरुण पर छुपकर वार कर सके। तरुण भी पूरी तरह से तैयार होकर चारों तरफ नजर रखने लगता है ताकि वो मकड़ी के हमला करने से पहले उस पर वार कर सके। तभी वो पुरानी बातों को याद करता है जब मास्टर उसे बताते हैं, तुम्हारी तीसरी सोल रिंग के रूप में इंसानी चेहरे वाली मकड़ी की सोल रिंग काफी फायदेमंद साबित होगी, पर इसे हासिल करना काफी ज्यादा खतरनाक है। मास्टर की ये बातें इस वक्त पूरी तरह से सच साबित हो रही थीं, क्योंकि वो मकड़ी काफी ज्यादा ताकतवर थी और तरुण को उसे पकड़ने में काफी ज्यादा परेशानी हो रही थी। वो मकड़ी अब दोबारा से तेजी से आकर तरुण पर हमला कर देती है। क्योंकि मकड़ी काफी तेज थी, इसलिए तरुण उसके हमलों से बचने लगता है और वहां से भागने लगता है। मकड़ी तरुण पर वार करते हुए उसके पीछे पीछे भागने लगती है। मकड़ी बार बार तरुण पर वार किए जा रही थी और तरुण उससे बच रहा था। भागते हुए तरुण अपने नीले पौधे की शक्ति का इस्तेमाल करके मकड़ी के आगे जाल बना देता है, पर वो मकड़ी बड़ी आसानी से तरुण के उस जाल को तोड़ देती है और कूदकर तरुण के आगे आ जाती है। इस समय तरुण और वो मकड़ी एक दूसरे के आमने सामने खड़े थे और तरुण उससे बचकर अब और नहीं भाग सकता था। तरुण अपना हाथ पीछे करके फिर से नीले पौधे की शक्ति का इस्तेमाल कर देता है, जिससे चारों तरफ से बहुत सारी जड़ें निकल आती है ताकि वो चारों तरफ से उस मकड़ी को जकड़ सके। मकड़ी तरुण की इस चाल को भांप जाती है और एकदम से तरुण पर हमला करने के लिए उछलती है। ये देखकर तरुण कहता है, यही सही मौका है। इतना कहकर तरुण जमीन के अंदर से सीधा मकड़ी को पकड़ने के लिए जड़ें निकालकर तेजी से ऊपर की तरफ छोड़ देता है। वो जड़ें तेजी से ऊपर हवा में ही मकड़ी को पकड़ लेती है। उसके बाद तरुण जड़ों की मदद से मकड़ी को ऊपर से जमीन पर देकर मारता है। मकड़ी बहुत जोर से जमीन पर आकर लगती है और इससे वहां आसपास गुलाबी रंग का धुआं सा फैल जाता है। ऐसा क्या था जो जिया उस गोरिल्ला से बातें कर रही थी और वो गोरिल्ला जिया की बातें भी बड़ी आसानी से मान रहा था? क्या छुपा रही थी जिया सबसे और खासकर तरुण से? क्यों जिया गोरिल्ला को बार बार अर्मिंग के नाम से पुकारा रही थी और दामिंग कौन था? जानने के लिए जुड़े रहिए मेरी इस कहानी के साथ। एपिसोड 59, पुराने जन्म में वापसी। तरुण ने मकड़ी को पेड़ की जड़ों से जकड़ लिया था, पर मकड़ी अब अपने टेंटिकल्स का इस्तेमाल करके उठने की कोशिश करती है और खड़ी होने लगती है, जिससे जड़ें टूटने लगती है। तभी तरुण ये देखकर उसके टेंटिकल्स को भी जड़ों में जकड़ लेता है
और उसे फिर से नीचे की तरफ खींचने लगता है। पर वो मकड़ी तरुण की जड़ों को तोड़ने के लिए पूरी जान लगा रही थी। तरुण ये देखकर मन ही मन कहता है, ये काफी ताकतवर है और जड़ें इसे ज्यादा देर तक थाम नहीं पाएगी। मुझे जल्द से जल्द कुछ करना होगा, वरना ये आजाद हो जाएगी। और ऊपर से नीले पौधे के जहर का भी इस पर कोई असर नहीं हो रहा, क्योंकि ये खुद ही जहरीली है। तरुण अब पर्पल डेमन आंखों का इस्तेमाल करके उस मकड़ी के जहर को देखने की कोशिश करता है, और वो उस मकड़ी के अंदर का जहर देखकर काफी हैरान हो जाता है, क्योंकि उस मकड़ी का जहर काफी शक्तिशाली था और वो मकड़ी के शरीर के बाहर भी नजर आ रहा था। क्लोज पर्सन 23 APS। तरुण इतने ताकतवर जहर को देखकर चौंक जाता है और कहता है, ये तो काफी शक्तिशाली जहर है। इसकी वजह से तो नीले पौधे की जड़ें कमजोर पड़ने लगी हैं और ये अब और देर नहीं टिक पाएगी। तरुण ने इतना कहा ही था कि तभी वो मकड़ी उन जड़ों को एक ही बार में तोड़ देती है। ये देखकर तरुण कहता है, अब ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं हुआ। मकड़ी अब तेजी से उछलकर तरुण पर हमला कर देती है, और जैसे ही इसके टेंटिकल्स तरुण को लगने को होते हैं, तरुण उससे पहले अपने ड्रैगन हाथों का इस्तेमाल करके उसके टेंटिकल्स को पकड़ लेता है। मकड़ी पूरी ताकत से तरुण की तरफ जोर लगा रही थी और तरुण भी पूरी ताकत के साथ उसे रोकने की कोशिश कर रहा था। तभी मकड़ी अपने एक तीसरे टेंटिकल से तरुण को मारने के लिए हमला कर देती है। तरुण ये देखकर उसके टेंटिकल्स को छोड़कर उससे बचता है, पर अब मकड़ी लगातार अपने टेंटिकल्स से तरुण पर वार कर रही थी और तरुण उसके हमलों से बचने की कोशिश कर रहा था। मकड़ी इतनी तेजी के साथ तरुण पर वार किए जा रही थी कि तरुण को उसे डोज करने में भी काफी परेशानी हो रही थी। मकड़ी के वार इतने ताकतवर और तेज थे कि उसके रास्ते में आने वाले पत्थर और पेड़ भी वो बड़ी आसानी से काट रही थी। तरुण को भी उसके वार लगने ही वाले थे, तभी वो मकड़ी के नीचे से निकलकर उसके पीछे पहुंच जाता है और उसे मारने के लिए अपने गुप्त हथियार निकाल लेता है। अब मकड़ी तेजी से तरुण की तरफ उछलती है और तभी तरुण तेजी से अपने गुप्त हथियार उसके मुंह की तरफ तेजी से छोड़ देता है। अपनी तरफ उन हथियारों को आता देखकर वो मकड़ी अपने टेंटिकल आगे अड़ा लेती है, जिस वजह से वो हथियार उसके मुंह पर लगने से बच जाते हैं। पर वो मकड़ी पीछे वास जाकर गिर जाती है। तरुण मकड़ी के अपने मुंह को बचाता देखकर कहता है, तो ये है तुम्हारे शरीर का सबसे कमजोर हिस्सा। तभी वो मकड़ी तेजी से आकर दोबारा से तरुण को मारने के लिए उस पर अपने टेंटिकल से हमला कर देती है और तरुण उससे बचने के लिए भागने लगता है। मकड़ी तेजी से उसके पीछे भाग रही थी। तभी तरुण के सामने एक पेड़ आ जाता है और तरुण सीधा उस पेड़ के ऊपर चढ़कर मकड़ी के ऊपर से उछलकर पीछे की तरफ कूद जाता है और तभी मकड़ी को अपने नीले पौधे की जड़ों से जकड़कर उल्टी पलटकर जकड़ लेता है, जिससे वो मकड़ी अब अपने पूरे जोर लगाने पर भी खड़ी नहीं हो पा रही थी और चीखने लग जाती है। तरुण अब उसकी तरफ आता हुआ कहता है, अब तुम्हारा खेल खत्म हुआ, अलविदा मेरे दोस्त। इतना कहकर तरुण अपने चाकू को बाहर निकाल लेता है और मकड़ी को जैसे ही उससे मारने की कोशिश करता है, तभी उसे चक्कर आने लग जाते हैं। तरुण की नजर तभी अपने हाथ पर लगे एक छोटे से घाव पर जाती है, जो मकड़ी के टेंटिकल के लगने से उसे लग गया था। क्योंकि वो मकड़ी जहरीली थी, इसीलिए उसका जहर तरुण के अंदर फैलने लगा था और उसकी वजह से तरुण को अब चक्कर आने लगे थे। उसकी आंखें बंद होने लगती हैं और अब मकड़ी भी इस वजह से आजाद हो जाती है। तरुण जहर की वजह से बेहोश होकर नीचे गिर जाता है और तभी जैसे ही मकड़ी तरुण को मारने के लिए बढ़ती है, तरुण बेहोश होकर अपने पुराने जन्म की यादों में पहुंच गया था और वो अब खुद को अपने एक दूसरे शरीर के अंदर पाता है। वो इस समय बैठकर मेडिटेशन कर रहा था और तभी उसकी आंखें एकदम से खुल जाती हैं। पीछे से एक आवाज आती है, लगता है कि तुम अब ठीक हो। उस आवाज को सुनकर तरुण एकदम से पीछे की तरफ मुड़कर देखता है, क्योंकि उसे वो आवाज कुछ जानी पहचानी सी नजर आती है। पीछे से मान कबीले का लीडर उसकी तरफ आ रहा था, जो कि तरुण के पिछले जन्म से ताल्लुक रखता था। मान कबीले का लीडर तरुण के पास आकर खड़ा हो जाता है। तरुण उसे देखकर थोड़ा परेशान सा हो जाता है, क्योंकि इस समय वो एक मकड़ी से लड़ते हुए बेहोश हो गया था और अब वो अपने आप को मान कबीले में पाता है। तरुण परेशान होकर चारों तरफ देखने लगता है और फिर खुद से कहता है, मैं यहां वापस आ गया तो क्या वहां मैं मरा? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये जरूर कोई मेरा डरावना सपना है।
तभी वो अपने आप को एक कमरे के अंदर पाता है जहां पर लीडर के साथ खड़े हुए एक दूसरे लीडर तरुण को धमकाते हुए कहते हैं, तरुण, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई? तुम चीफ के साथ इतनी बुरी तरह से पेश आओगे? तरुण इतना सुनकर नीचे झुककर चीफ से कहता है, मुझे माफ करना अगर मैंने ऐसा कुछ किया है तो। चीफ तरुण को उठाते हुए कहते हैं, तुम्हें इसके लिए माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे भाई, देखा, मैंने कहा था ना कि तरुण हमारे पास एक दिन जरूर आएगा और वो अकेला मेरा उत्तराधिकारी बनेगा, और तुम उससे इस तरह से पेश आ रहे हो। शैतान की घाटी काफी ज्यादा खतरनाक है और तरुण उससे बड़ी मुश्किल से बच पाया है, तो क्या तुम अब तरुण से इस तरह से पेश आओगे? वो दूसरा लीडर अपनी गलती का एहसास करते हुए कहता है, हाँ, तुम ठीक कह रहे हो, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था बड़े भाई। तभी तरुण चीफ से पूछता है, चीफ, मैं तो घाटी में। तरुण ने इतना ही कहा था कि तभी चीफ बताते हैं, शैतान की घाटी काफी ज्यादा खतरनाक है और आज तक उसमें से कोई नहीं बचा है, पर तुम बच गए और ये सब तुम्हारी स्किल्स की वजह से हुआ। भगवान ने मान कबीले पर काफी रहम किया है जो तुम हमारे पास सही सलामत हो। तभी तरुण अपने सिर को पकड़ लेता है और ये देखकर चीफ उसकी चिंता करते हुए उससे पूछते हैं, क्या कोई परेशानी है तरुण? अगर तुम्हें कुछ अजीब लग रहा हो तो मुझे बता दो। तरुण जवाब देते हुए बताता है, मुझे महसूस हो रहा है जैसे मेरे पास कोई जरूरी काम था जो मुझे पूरा करना है, पर अब मुझे याद नहीं आ रहा कि मूव करना क्या था। चीफ ये सुनकर कहते हैं, अगर याद नहीं आ रहा तो फिर उसे याद करने के लिए अपने दिमाग पर ज्यादा जोर मत डालो। तुम अब यहां मान कबीले के अंदर आराम कर सकते हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं तुम्हारे टैलेंट को समय पर खोज नहीं पाया और इस वजह से तुम्हें इतना सफर करना पड़ा, ये सब मेरी ही गलती थी। तरुण ये सुनकर उन्हें समझाते हुए कहता है, आप इसके लिए अपने आप को दोष मत दीजिए। मैं बस मान कबीले के लिए ही जीऊंगा और उसी के लिए अपनी जान दूंगा। मैं आपको और इस कबीले को कभी निराश नहीं करूंगा। यह सुनकर चीफ खुश हो जाता है और कहता है, बहुत अच्छे, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। अपने इन शब्दों को याद रखना और अब तुम अच्छे से आराम करो। अभी करने के लिए बहुत कुछ है। अब मैं और सेकंड लीडर यहां से जा रहे हैं। तरुण जवाब देकर कहता है, ठीक है। अब चीफ और लीडर दोनों वहां से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद तरुण फिर से अपने दिमाग पर जोर डालने लग जाता है और मन ही मन कहता है, आखिर मैं भूल क्या रहा हूं? मुझे कौन सा जरूरी काम करना था? मुझे याद क्यों नहीं आ रहा? तरुण ये सब सोचते हुए अपने दिमाग पर जोर डाल रहा था और तभी उसे सबसे पहले मास्टर का चेहरा दिखाई देता है और फिर जिया का, और उसके बाद उसे अपने सारे दोस्तों का चेहरा दिखाई देता है, पर तरुण उन्हें पहचान नहीं पा रहा था। तरुण के दिमाग में उन सभी की तस्वीरें घूम रही थीं और वो खुद से कहता है, आखिर ये लोग कौन हैं और मुझे उनके बारे में कुछ याद क्यों नहीं आ रहा? क्या बात थी जो तरुण को अपने ही दोस्तों के बारे में कुछ भी याद नहीं आ रहा था, जबकि उनके चेहरे उसके दिमाग में ही घूम रहे थे? क्या तरुण अपने इस दूसरे जन्म में मरकर फिर से पहले वाले जन्म में वापस पहुंच गया था, या उसकी आत्मा उसके पहले वाले शरीर से जाकर जुड़ गई थी? और अगर ऐसा था तो क्या अब तरुण और जिया के प्यार की कहानी शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगी? जानने के लिए जुड़े रहिए मेरी इस कहानी के साथ। एपिसोड 60, शैतानी मकड़ी का खात्मा। बार बार जोर डालने पर भी तरुण को अपने दोस्तों, मास्टर और जिया के बारे में कुछ भी याद नहीं आ रहा था। तरुण अब वहां से उठकर थोड़ा बाहर घूमने के लिए चला जाता है। तरुण अभी थोड़े बाहर ही निकला था, तभी उसे एक लड़का मिलता है जो तरुण को देखते ही झुककर प्रणाम करते हुए कहता है, प्रणाम मास्टर। तरुण ये सुनकर थोड़ा चौंक सा जाता है और उससे कहता है, अरे नहीं नहीं, तुम मुझे ये मत बुलाओ, तुम मान कबीले के अंदरूनी लोगों में से हो। इस पर वो लड़का जवाब देते हुए कहता है, भले ही मैं कबीले के अंदरूनी लोगों में से हूं, पर अब आप भी अपने आप को किसी बाहर वाले की तरह ना समझे। जब से आपको बचाया गया है, बड़े एल्डर ने बाहर वालों और अंदर वालों के लिए नियम बदल दिए हैं। अब रैंक के हिसाब से एनरोलमेंट हुआ। क्लोज पर्सन 23 OPPS। तरुण ये सुनकर फिर से चौंक जाता है और उससे पूछता है, क्या ये सच में हो रहा है? वो लड़का जवाब देता है, जी मास्टर। तरुण ये सुनकर कहता है, तो क्या ये नियमों को तोड़ना नहीं है? वो लड़का जवाब देता है,
बिल्कुल भी नहीं मास्टर तरुण। इस पर तरुण उसे समझाते हुए कहता है, तुम सच में मुझे अब दोबारा से ये मास्टर तरुण ने बोलोगे, बल्कि इसके बदले में तुम मुझे भाई तरुण बोल सकते हो। इतना कहते ही खुद तरुण को एकदम से झटका सा लगता है, जैसे उसे भाई तरुण कहते ही खुद कुछ याद आया हो। वो अपने दोनों हाथों से अपना सिर पकड़ लेता है। तरुण को ऐसे करता देखकर वो लड़का घबरा जाता है और घबराते हुए तरुण से पूछता है, मास्टर तरुण, आपको क्या हो रहा है? तरुण अपने सिर को पकड़कर जमीन पर गिर जाता है और उसे छोटी जिया याद आने लग जाती है। उसके साथ ही उसे अपने दोस्तों की बातें भी याद आने लगती हैं, जो कह रहे थे तरुण अपना भाई है। जिया कहती है, तरुण, तुम मेरी रक्षा करोगे ना? तरुण को ये सब बातें याद आ रही थीं और वो अपना सिर पकड़कर दर्द से कराहता हुआ जमीन पर बैठ जाता है। वो लड़का अब तरुण से दोबारा से पूछता है, मास्टर तरुण, आपको ये क्या हो रहा है? तरुण दर्द में धीरे से जवाब देता है, मुझे कुछ याद आ रहा है। वो लड़का ये सुनकर दोबारा पूछता है, आपको क्या याद आ रहा है? लड़के के इतना पूछते ही तरुण जिया का नाम दोहराने लगता है, जिया, जिया, जिया। अब तरुण मास्टर और अपने दोस्तों का नाम दोहराने लगता है, मास्टर, धनुष, ओस्कर। वो नाम सुनकर वो लड़का तरुण से पूछते हुए कहता है, मास्टर तरुण, ये आप किनके नाम दोहरा रहे हैं और ये लोग कौन हैं? तरुण उसे कोई जवाब नहीं देता और वहां से भाग जाता है। तरुण को अब सब याद आ रहा था और वो सीधा शैतान की घाटी पर पहुंच जाता है। उसका पीछा करते करते सभी एल्डर और चीफ भी वहां पहुंच जाते हैं। तरुण इस समय शैतान की घाटी की खाई के पास खड़ा हुआ था, जहां से उसने पहले कूद कर मरने की कोशिश की थी। चीफ तरुण को रोकते हुए कहते हैं, तरुण रुक जाओ, ये तुम अब क्या कर रहे हो? चीफ आगे कहते हैं, बहुत तरुण, तुम्हारे साथ मान कबीले ने कितना भी बुरा क्यों ना किया हो, पर अब हम तुम्हारे साथ घुलना मिलना चाहते हैं। क्या तुम वो सब भूल गए? तरुण जवाब देता है, मैं वो सब कभी नहीं भूल सकता। इसी वजह से मैं आपसे दोबारा मिला और मान कबीले से भी, और यहां दोबारा आ गया। तरुण की ये बात सुनकर चीफ पूछते हैं, तुम ये सब क्या कह रहे हो? तरुण कहता है, मेरा भूतकाल मेरे लिए बहुत जरूरी है। मैं यहां 20 साल रहा हूं और यहां की हर एक चीज मेरे दिमाग में छप चुकी है। इसे भूलना बहुत मुश्किल है, लेकिन अब मुझे आगे बढ़ना होगा। मैं अब इस जगह से ताल्लुक नहीं रखता। किसी और जगह कोई मेरा इंतजार कर रही है कि मैं उसे जाकर बचाऊं। इतना कहकर तरुण सीधा वहां से खाई में छलांग लगा देता है। उसके कूदते ही चीफ उसे बचाने के लिए दौड़ते हैं, पर तब तक देर हो चुकी थी। तरुण नीचे कूद चुका था। तरुण नीचे की तरफ गिरते हुए कहता है, जिया, मैं आ रहा हूं। अब तरुण की आंखें खुलनी शुरू हो जाती है और वो अपने आप को उसी जगह पर पाता है जहां वो उस मकड़ी से लड़ते हुए बेहोश हो गया था। तरुण को उस मकड़ी ने अपने जाल में जकड़ा हुआ था और पेड़ों के बीच में बांध रखा था। तरुण पूरी तरह से होश में आ जाता है और उस मकड़ी के जाल से खुद को आजाद करने की कोशिश करता है, पर उसके हाथ पैर को उस मकड़ी ने अलग से बांधा हुआ था, जिससे वो खुद को छुड़ा ना सके। वो मकड़ी सामने जमीन पर लेटी हुई थी और तरुण उसके जाल से खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगता है, पर वो उससे खुद को आजाद नहीं करा पाता, क्योंकि उस मकड़ी का जाल बहुत मजबूत था। तरुण कोशिश करते हुए खुद से कहता है, इसका जाल तो काफी मजबूत है और ये जहरीला भी है। ये इतनी आसानी से नहीं टूटने वाला। लगता है कि अब पूरी शक्ति का एक साथ इस्तेमाल करना पड़ेगा। तरुण अब अपनी पूरी शक्ति का इस्तेमाल करता है और उसके शरीर में से नीले रंग की ऊर्जा निकलने लगती है, जो मकड़ी के जाल को कमजोर बना रही थी। तरुण अब एक झटका मारता है और अपने एक हाथ को एक ही बार के झटके में आजाद कर लेता है। तभी जाल के टूटने की आवाज मकड़ी को सुनाई आ जाती है और वो उठ खड़ी हो जाती है। वो तरुण की तरफ देखती है, जिसने अपने आप को बस उसके जाल से आजाद ही कर लिया था। ये देखकर वो मकड़ी तेजी से तरुण पर वार करने के लिए उसकी तरफ उछलती है और तभी तरुण उसके जाल से अपने आप को छुड़ाकर उसके वार से बचता है। मकड़ी का वो वार तरुण के बहुत करीब से गुजरता है, पर तरुण उसके इस वार से पूरी तरह से बच जाता है। तरुण उससे थोड़ी दूरी पर जाकर गिरता है और मन ही मन कहता है, मेरी सोल शायद इसे ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा पाए, पर गुप्त हथियार इसे बुरी तरह से घायल कर सकते हैं, तो अब मुझे उन्हीं का इस्तेमाल अच्छे से करना होगा। तरुण अब आगे मुस्कुराते हुए कहता है, चलो अब इसे अच्छे से मजा चखाया जाए।
इतना कहकर तरुण अपनी दूसरी सोल को बाहर निकाल लेता है, जो कि एक ताकतवर नीले रंग का हथौड़ा था। तरुण मकड़ी के सामने हथौड़े को पकड़कर खड़ा हो जाता है और अब जैसे ही मकड़ी तरुण की तरफ हमला करने के लिए भागती है, एकदम से तरुण भी हथौड़ा उठाकर उसकी तरफ तेजी से भागता है। तरुण पूरी ताकत के साथ हथौड़े को मकड़ी को मारता है और उसका एक वार लगते ही मकड़ी बहुत दूर जाकर गिरती है। वहां आसपास उस वार की वजह से तरुण की ऊर्जा बिखर जाती है। मिस्टर जो बाकी बच्चों के साथ वहीं करीब थे और उन्हें भी उस ऊर्जा का एहसास होता है। वहीं पास ही में वो बूढ़ी दादी अपने पोती मरीना और अपने पति ड्रैगन के साथ थी और उन्हें भी वो ऊर्जा महसूस होती है। मकड़ी तरुण के एक ही वार से दूर जाकर गिरी थी, पर वो अब भी उठने की कोशिश करती है और तरुण अब तेजी से उसके पास जाकर उसे दूसरा हथौड़ा मारता है और वो मकड़ी सीधा ऊपर उछल जाती है। तरुण तेजी से उछलकर मकड़ी से भी ऊपर जाकर उसको फिर से एक हथौड़ा मारता है और मकड़ी बहुत जोर से जमीन पर आकर गिरती है। जमीन पर बहुत बड़ा गड्ढा हो जाता है, पर वो मकड़ी अब भी उठ खड़ी होती है और अब सही मौका पाकर तरुण अपना गुप्त हथियार निकाल लेता है और कहता है, अब तेरा काम खत्म। इतना कहकर तरुण अपने उस गुप्त हथियार से मकड़ी के मुंह को निशाना बनाकर उसकी तरफ तीर छोड़ देता है और इस बार वो मकड़ी तरुण के वार से खुद को बचा नहीं पाती। तरुण के छोड़े हुए तीर बहुत तेजी से उसके शरीर के अंदर घुस जाते हैं और वो मकड़ी वहीं जमीन पर ढेर हो जाती है। तरुण इसे मारने में काफी थक चुका था और कहता है, अब फाइनली तुम मर गई, पर तुम्हारी वजह से मेरी ताकत काफी कमजोर हो गई। अपनी सारी सोल पावर का इस्तेमाल करने के बाद भी ये हथौड़ा मुझे काफी भारी लग रहा था। उसके वार से भी तुम बच गई और अब आखिर में मेरे गुप्त हथियार ने ही तुम्हारी जान ली। तरुण अब अपने हाथ पर हुए घाव को देखता है और कहता है, अभी फिलहाल इसकी सोल रिंग हासिल करना खतरे से खाली नहीं होगा। मुझे सबसे पहले जल्दी से इसका जहर अपने शरीर से निकालना होगा। इतना कहकर तरुण अपनी जहर निकालने वाली टेक्निक का इस्तेमाल करके शरीर से जहर निकालता है और अपने आप को जल्दी से ठीक करने के लिए मेडिटेशन करने के लिए बैठ जाता है। तरुण मेडिटेशन करने लगता है, जिससे उसके शरीर में फिर से एनर्जी आने लगती है और उसके अंदर जहर का असर भी नष्ट होने लगता है। तरुण को मेडिटेशन करते अभी कुछ ही समय हुआ था कि तभी उसे किसी के वहां चलकर आने की आहट सुनाई देती है और तरुण का ध्यान भंग हो जाता है। मरीना अपने दादा और दादी के साथ वहां आ गई थी और वो सब उस मरी हुई मकड़ी को देखकर दंग रह जाते हैं। दादा तभी अपनी सोल रिंग्स को बाहर निकाल लेते हैं। मरीना उस मकड़ी की तरफ तेजी से भागती है और अब तरुण की भी आंखें खुल जाती हैं, क्योंकि उसे अपनी तरफ कदमों की तेजी से बढ़ने की आहट आने लगती है।